हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर हम लोग समझेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो एग्रीमेंट्स होते हैं, बट सारे एग्रीमेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को इस तरह से भी पूछा जा सकता है: एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, डिस्कस द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेरियस एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इन दोनों क्वेश्चन का जो आंसर है वो सेम ही है। तो अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस लॉ और प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये जो टॉपिक है दैट इज रेलेवेंट फॉर द स्टूडेंट ऑफ बीबीए एंड बीकॉम। क्वेश्चन को हमने किस तरह से लिखना है: पहले आपने कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन करना है, फिर कॉन्ट्रैक्ट के दो एलिमेंट है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, दोनों को बताना है। फिर उसके बाद बताना है कि एग्रीमेंट जो है एक वाइडर टर्म है, जिसके अंदर सोशल एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी आ जाते हैं। फिर उसके बाद आपने बताना है कि जिस एग्रीमेंट के अंदर असेंशियल प्रेजेंट है, जो सेक्शन 10 के अंदर है, वो सारे असेंशियल बताने हैं। तो ये सारे आपने एसेंशियल बताने हैं, एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज एन एग्रीमेंट टू डू। कि जैसे ए बी को ऑफर देता है कि तू मेरी बाइक परचेज कर ले 50,000 में, तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट। कि जैसे ए ने बी के पैसे देने हैं, मैच्योरिटी डेट चली गई है, उसने पैसे नहीं दिए, तो बी ए को स्यू करना चाहता है, तो ए बी को ऑफर देता है कि मैं तुझे जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले 6% था, अब 8% के हिसाब से दे दूंगा, तू मुझे स्यू मत कर। तो यहाँ पे देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एन एक्ट। और एग्रीमेंट जो है लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट का मतलब होता है कि जिसको हम लॉ में इन्फोर्स करवा सकते हैं। अगर एक पार्टी ब्रीच करती है, उसकी टर्म्स को, एग्रीमेंट को पूरा नहीं करती, तो दूसरी पार्टी जो है कोर्ट में जाके उस पर मुकदमा कर सकती है। सेक्शन 2H ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है डिफाइन करता है एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। कि वो एग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। सालमन के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है जो कि पार्टीज के बीच में ऑब्लिगेशंस को क्रिएट और डिफाइन करता है। फ्रेडरिक पॉलिक के मुताबिक एवरी एग्रीमेंट एंड प्रॉमिस, कि जो एग्रीमेंट है, जो प्रॉमिस है, जो लीगली इन्फोर्सेबल है, जिसके लिए हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं, एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं, लीगल रेमेडीज है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि देयर आर टू एसेंशियल एलिमेंट्स। एक तो है एग्रीमेंट, सेकेंड है इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब होता है कि एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। तो यहाँ पे कम से कम जो है मिनिमम 2 पार्टीज का होना जरूरी है। देखो, एक पार्टी अपने आप को ऑफर देगी और खुद ही कैसे एक्सेप्ट करेगी, तो मिनिमम 2 पार्टीज का होना नेसेसरी है। तो एग्रीमेंट का मतलब है सेक्शन 2E के मुताबिक एग्रीमेंट इज एवरी प्रॉमिस। कि एग्रीमेंट जो है एवरी प्रॉमिस, एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंस्ट्रक्शन फॉर ईच अदर। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ए जो है बी को ऑफर देता है, आई विल पेंट योर पिक्चर, ठीक है, और मैं तुझे 200 दूंगा। वो प्रॉमिस करता है कि तू मेरी पिक्चर पेंट कर दे। मतलब बी जो है वो उसको ऑफर देता है कि यू आई विल पेंट योर पिक्चर, यू गिव मी 200 रुपीज। ए मेक्स ए प्रॉमिस टू पेंट ए पिक्चर फॉर ₹200। तो यहाँ पे ए ने बी को ऑफर दी है, बी इसको एक्सेप्ट कर लेता है, बी जो है उसको 200 देगा और उसके बदले में ए जो है उसकी पिक्चर पेंट कर देगा। प्रॉमिस का मतलब होता है कि देखो, जब हम किसी को ऑफर देते हैं तो वो जब एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाती है। और एग्रीमेंट के अंदर जो हम ऑफर देते हैं, एक्सेप्टेंस होती है, तो वहां पे मिनिमम 2 और मोर पर्सन रिक्वायर्ड होते हैं। और इसी के साथ क्या है कि जब एक पार्टी ऑफर देती है दूसरी पार्टी को, तो यहाँ पे दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है विदाउट एनी कंडीशन।
तो दोनों जो है सब्जेक्ट मैटर के बारे में उनकी सेम राय होती है, वो सेम सेंस और सेम वे में उसको इंटरप्रेट करते हैं। उसको हम कंसेंसस एड आइटम कह देते हैं कि जो एग्रीमेंट है उसके अंदर जो सब्जेक्ट मैटर है जिसके ऊपर हमने एग्रीमेंट करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, वो उस सब्जेक्ट मैटर को सेम सेंस जो है उसी को सेम सेंस में ही समझे सेम टाइम। जैसे ए जो है बी को अपनी रेड कार मारुति कार सेल करना चाहता है, बट जो बी है वो सोचता है कि ये रेड स्टीम सेल करना चाहता है, तो यहाँ पे दोनों के सब्जेक्ट मैटर को सेम सेंस में नहीं समझ रही, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एग्रीमेंट का मतलब होता है ऑफर दे दो, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। एग्रीमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन के जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं, जैसे मैंने किसी को बाइक सेल किया तो बदले में मुझे पैसे मिले, तो एग्रीमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। और कॉन्ट्रैक्ट वो तभी बनता है, पहले एग्रीमेंट होना चाहिए, उसके बाद वो लीगली इन्फोर्सेबल होना चाहिए। अगर वो लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। Enforceable at law means an agreement to become contract must give rise to legal obligation। देखो जो पार्टीज हैं उनकी इंटेंशन जो होती है लीगल रिलेशन क्रिएट करने की होती है। जब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है तो दोनों पार्टीज के बीच में लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करें। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कि देखो जब हम किसी को ऑफर देते हैं वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है तो एग्रीमेंट बन जाता है। और सेकंड जो कंडीशन होती है इट शुड बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अगर वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। जैसे ए जो है अपने कुछ फ्रेंड्स को जो है डिनर के लिए इन्वाइट करता है, रेस्टोरेंट का नाम बता देता है, उसके फ्रेंड वहां पहुंच जाते हैं और खुद वो वहां पे होता ही नहीं है। तो अब उसके फ्रेंड जो होते हैं वो ए को स्यू नहीं कर सकते क्योंकि ये जो है सोशल एग्रीमेंट है। When somebody says I will sell my bungalow to you for ₹10, तो यहाँ पे देखो इंटेंशन नहीं है, उसने मजाक में कहा है। जैसे कोई भी बात हम जनरल कन्वर्सेशन में करते हैं तो वो जो है ऑफर नहीं होती, तो इंटेंशन का होना जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं केस बालोफर वर्सेस बालोफर। मिस्टर बालोफर जो थे वो सीलोन में उनको जॉब मिलती है, वहां चले जाते हैं, तो उनकी जो वाइफ मिसेस बालोफर होती है उसकी तबीयत सही नहीं होती जिसकी वजह से वो जा नहीं पाती, वो इंग्लैंड में ही स्टे करती है। तो मिस्टर बालोफर उसके साथ प्रॉमिस करते हैं कि मैं £30 पर मंथ जो है तुझे भेजूंगा जब मैं सिलोन में जॉब करूंगा। लेकिन वहां पे मिस्टर बालोफर जो है वो पैसा नहीं भेज पाते, तो मिसेस बालोफर कोर्ट के अंदर चली जाती है और अपने हस्बैंड के खिलाफ जो है मुकदमा ठोक देती है। तो कोर्ट कहती है कि भाई ये जो हस्बैंड और वाइफ है यहाँ पे इंटेंशन नहीं है, ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, तो ये कोई इंटेंशन जो है लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने की नहीं है, तो इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। उसी तरह हम देखते हैं कि ऑल एग्रीमेंट्स दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट दे आर एग्रीमेंट। तो ऑल एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, जो लीगली इन्फोर्सेबल है, जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होते हैं वही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एग्रीमेंट जो है एज कम्पेयर टू कॉन्ट्रैक्ट इज वाइडर इन स्कोप। इसके अंदर सोशल एग्रीमेंट भी आ जाते हैं, डोमेस्टिक एग्रीमेंट भी आ जाते हैं और इसके अंदर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट भी आ जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट ही बनते हैं जो एग्रीमेंट के अंदर सेक्शन 10 के अंदर जो एसेंशियल एलिमेंट अगर वो प्रेजेंट है तो वो एक जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर वो मिसिंग है तो वो जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। एग्रीमेंट विच आर नॉट इन्फोर्सेबल एट लॉ आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट जो है वाइडर टर्म है जिसके अंदर सोशल और डोमेस्टिक, जैसे आपने किसी को चाय पे बुलाया और चाय नहीं पिलाई तो वो आपको स्यू नहीं कर सकता है, जैसे हमने बालोफर वर्सेस बालोफर का केस भी देखा। तो एग्रीमेंट टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ मस्ट पोजेस द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो कि सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर प्रेजेंट है। तो दीज आर द एसेंशियल जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर होने चाहिए, जो कि सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर बताया गया है, तो जिसको हम वन बाय वन करके जो है स्टडी करते हैं। एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, देखो दो पार्टीज का होना जरूरी है। ऑब्वियसली एक पार्टी अपने आप को ऑफर और खुद ही एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है प्लूरलिटी ऑफ पार्टीज है, कम से कम 2 या उससे ज्यादा होनी चाहिए। एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट देती है। देखो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है बिना किसी कंडीशन के होनी चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट जो है एक नेचुरल पर्सन, जैसे हम लोग राम श्याम गीता जिसको भगवान ने जन्म दिया है, और उसी तरह जो दूसरे पर्सन जो लीगली एग्जिस्टेंस में होते हैं, जैसे कोई फर्म है, कोई कंपनी है, तो वो भी जो है
HUF है, तो वो भी जो है कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर एक बड़ा ही फेमस केस है गुजरात वर्सेस रामलाल एंड कंपनी, जहां पे पार्टनरशिप की डिसोल्यूशन होती है। तो एसेट जो है वो फर्म के जो पार्टनर्स होते हैं उनमें डिवाइड हो रही थी। तो सेल टैक्स ऑफिसर उसको टैक्स करना चाहता है, तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये सेल नहीं है, ये ज्वाइंट ऑनरशिप है। तो यहाँ पे नेचुरली ज्वाइंट ऑनरशिप है, तो वो खुद ही जो है सेलर और बायर नहीं हो सकते। सेकेंड जो है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट करती है। ये जो ऑफर और एक्सेप्टेंस है ये लॉफुल होनी चाहिए, अनलॉफुल नहीं होनी चाहिए। एक पार्टी ऑफर देती है, प्रपोजल देती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है बिना किसी कंडीशन के। ए जो है बी को ऑफर देता है कि वो अपनी बाइक जो है 50,000 में सेल करना चाहता है, तो बी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो ऑब्वियसली अगर ये लॉफुल ऑफर है, लॉफुल एक्सेप्टेंस है और बाकी सारे एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगी। पार्टी की इंटेंशन होनी चाहिए लीगल रिलेशन क्रिएट करने की। मस्ट बी हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अगर वो मिसिंग है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो है कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर रिकॉग्नाइज नहीं किए जाते, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। बालोफर वर्सेस बालोफर का केस हम पहले समझ चुके हैं, तो ये मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है क्विड प्रो क्यू, व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न। देखो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है दे शुड बी सपोर्टेड बाय कंसिडरेशन। अगर वो कंसिडरेशन के बिना है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और कंसिडरेशन जो है लॉफुल होना चाहिए। जैसे ए ने बी से कहा कि मैं तेरी पिक्चर पेंट कर दूंगा और बदले में तू मुझे 200 दे देना। तो ए ने जो बी की पिक्चर पेंट की है उसके बदले में उसे 200 मिला, तो ये कंसिडरेशन है। बी ने जो ए को 200 दिया, उसके बदले में उसको क्या मिला, उसकी पिक्चर पेंट होगी। देखो ग्रेशियस प्रॉमिस का मतलब होता है कि जैसे मैंने किसी की फ्री खाते में पिक्चर पेंट कर दी। तो ग्रेशियस प्रॉमिस जो होते हैं वो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं होते। कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, फोरबिडन नहीं होनी चाहिए। कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट जो है अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट जो है दैट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन दैट इज वॉइड अंडर सेक्शन। वॉइड का मतलब होता है नल है, जिसके अंदर हमारे पास लीगल रेमेडी नहीं होती। कुछ एक्सेप्शन है जिसको हम कंसिडरेशन के चैप्टर में ही करेंगे। जैसे ए बी को कहता है कि मैं तुझे जॉब दिला दूंगा, सरकारी नौकरी दिला दूंगा, तू मुझे 10,000 दे देना। तो ये जो एग्रीमेंट है वॉइड है, क्योंकि यहाँ पे जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल है। फिर उसके बाद है कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज की जिसके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने जा रहे हैं। तो सेक्शन 11 कहता है कि भाई दे शुड बी कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। अगर वो कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उनके साथ भी जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो भी वॉइड होता है। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब है कि वो मेजर होना चाहिए उस लॉ के मुताबिक। जैसे इंडिया के अंदर 18 ईयर है, साउंड माइंड का होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। जो माइनर होते हैं, लुनेटिक होते हैं, इडियट होते हैं, ड्रंकर्ड पर्सन होते हैं, जो लॉ के द्वारा डिस्क्वालिफाइड होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं एंटर कर सकते। उनके द्वारा जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं वो नल एंड वॉइड होता है। प्री कंसेंट, कंसेंट का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको कंसेंसस एड आइटम के बारे में बताया था कि पार्टी जो है वो उस सब्जेक्ट मैटर को सेम सेंस में जो है उसको इंटरप्रेट करती है। और कंसेंट फ्री होनी चाहिए कि ये कोहर्शन, जोर जबरदस्ती, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के द्वारा नहीं होनी चाहिए। अगर ये फ्री कंसेंट मिसिंग है तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइडेबल होता है। जिसकी फ्री कंसेंट पार्टी की नहीं है उसकी ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वॉइडेबल होता है। जहाँ पे ए जो है बी से जोर जबरदस्ती करके जो है एग्रीमेंट कर लेता है, तो यहाँ पे बी की कंसेंट जो है फ्री नहीं है। बी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है कोर्ट के अंदर जाके। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है दैट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी। कंसेंसस एड आइटम का मतलब होता है कि दोनों पार्टी जो होती है मस्ट बी एड आइटम कि वो जो सब्जेक्ट मैटर है उसको सेम वे में इंटरप्रेट करें। टू पार्टी मस्ट हैव एग्रीड अपॉन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम एंड द सेम सेंस। ए अपनी रेड मारुति कार सेल करना चाहता है बट बी सोचता है कि ये रेड स्टीम है, तो यहाँ पे कंसेंसस एड आइटम नहीं है। दोनों ने सब्जेक्ट मैटर को जो है
अलग अलग ट्रीट किया है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट का जो उद्देश्य है वो अनलॉफुल नहीं होना चाहिए, कि लॉ के द्वारा जो फोरबिडन नहीं होना चाहिए, किसी के साथ फ्रॉड करता नहीं होना चाहिए, किसी के पर्सन या प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए, या कोर्ट को लगता है कि ये इमोरल है या पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। जैसे यहाँ पे देखो ए और बी जो है डिसाइड करते हैं कि हमने बैंक को लूटना है, तो यहाँ पे देखो जो बैंक को लूटने का जो एग्रीमेंट है वो अनलॉफुल है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अनलॉफुल है, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। उसी तरह एग्रीमेंट जो है दे शुड नॉट बी डिक्लेयर टू बी वॉइड, एग्रीमेंट मस्ट नॉट बी वन जो एक्सप्रेसली जो है वॉइड है, जैसे माइनर के साथ नहीं हम कर सकते, अनसाउंड माइंड के द्वारा नहीं कर सकते। सेक्शन 23 और 30 के बीच में कुछ ऐसी एग्रीमेंट है जिनको एक्सप्रेसली जो है लॉ कहता है कि ये भाई वॉइड एग्रीमेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर इनको लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन के अंदर यही हमने स्पेसिफाई करना है कि एग्रीमेंट जो हम करने जा रहे हैं वो लॉ के द्वारा स्पेसिफाइड नहीं होना चाहिए, वॉइड नहीं होना चाहिए। सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग का मतलब है कि 29 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि जो एग्रीमेंट की टर्म्स है वो क्लियर कट होनी चाहिए, सर्टन होनी चाहिए, प्रिसाइज होनी चाहिए। इट शुड नॉट बी वेग। ए जो है बी को कहता है कि 100 टन ऑफ ऑयल तुझे सेल करना चाहता हूं, तो यहाँ पे ए को बी को बताना चाहिए कि किस तरह का ऑयल वो सेल करना चाहता है। अगर वो एक कैटेगरी में डील करता है तो ठीक है, अगर वो बहुत सारी टाइप की ऑयल में डील करता है तो यहाँ पे वेग है। तो यहाँ पे क्लियर होना चाहिए, जैसे एक व्यक्ति है उसके पास बहुत सारी कार है, तो वो कहता है कि आई वॉन्ट टू सेल माई कार, तू बता कौन से ब्रांड की कार जो तू है सेल करना चाहता है। और उसी तरह पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, अगर देखो कोई एक्ट जो है इम्पॉसिबल है सेल्फ फिजिकल और लीगली, तो इसको हम लॉ के द्वारा इन्फोर्स नहीं कर सकते। तो एग्रीमेंट टू डू एन एक्ट इज इम्पॉसिबल इज वॉइड, जैसे मैं कहूँ कि मुझे 10,000 दे देना, मैं पैरेलल लाइंस को मिला दूंगा, तो ये जो एग्रीमेंट है जो है इम्पॉसिबल है। ए कहता है कि मैं बी के डेड ब्रदर के अंदर जान डाल दूंगा तो मुझे 10,000 देना, तो ये भी जो एग्रीमेंट है डेट इज ए वॉइड। उसी तरह एग्रीमेंट के अंदर जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो होनी चाहिए, अगर वो नहीं है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। सारे ये एलिमेंट जो है प्रेजेंट होने चाहिए, अगर इनमें से कोई भी मिसिंग है तो या तो जो एग्रीमेंट है वो वॉइड है या इलीगल है या अनइन्फोर्सेबल है। तो यहाँ पे लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब होता है कि देखो जैसे हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करनी है तो वो प्रॉपरली रजिस्टर्ड होनी चाहिए, रिटर्न होनी चाहिए, नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर पे होनी चाहिए, बकायदा हमने स्टैम्प ड्यूटी पे करनी चाहिए। तो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है रिटर्न फॉर्म में भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। अगर उसके अंदर लीगल फॉर्मेलिटी रिक्वायर्ड है कि प्रॉपरली रिटर्न सिग्नेचर होनी चाहिए, रजिस्टर्ड होनी चाहिए, स्टैम्प ड्यूटी होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है उसके अंदर होनी चाहिए। अगर लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है, कंप्लाई नहीं करता, तो वो वैलिड नहीं होता। तो ये सारे हमने एसेंशियल एलिमेंट किए हैं, अगर एग्रीमेंट के अंदर ये सारे एसेंशियल एलिमेंट जो है प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, अदरवाइज ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।